शहर की भागदौड़, ट्रैफिक का कभी ना खत्म होने वाला शोर और प्रदूषण से भरी हवा से कुणाल और तमन्ना तंग आ चुके थे। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। वे कुछ सालों के लिए शहर की इस घुटन भरी जिंदगी को अलविदा कह देंगे और किसी शांत सुकून भरी जगह पर रहेंगे। कई महीनों की खोज के बाद वो दोनों देवगढ़ गांव में रहने आ गए। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये जगह परफेक्ट है। हाँ कुणाल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में यहाँ हैं। कोई हॉर्न नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस शांति। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तूफान के पहले की शांति है। जैसे ही वे घर के सामने पहुंचे, उनकी नजर गेट के पास में खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। नमस्ते अम्मा। तमन्ना ने अपनी स्वाभाविक मुस्कान के साथ कहा। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें घूरती रही। लौट जाओ। इस घर में मत जाना। ये घर जिसे भी पसंद करता है उसे हमेशा के लिए रख लेता है। हवेली के अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से बाहर आया। उसका नाम रामू था। वह घर का केयरटेकर था। उसने उस बूढ़ी औरत को देखते ही लगभग डांटते हुए कहा, ए शांति, फिर आ गई तू यहाँ? चल भाग यहाँ से, साहब लोगों को परेशान मत कर। बूढ़ी औरत ने रामू को घृणा से देखा, फिर एक आखिरी नजर कुणाल और तमन्ना पर डाली और लंगड़ाती हुई सड़क के किनारे पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। माफ करना साहब, मैडम, वो शांति काकी है, सठिया गई है। उसका बेटा कई साल पहले इसी गांव में नदी में डूबकर मर गया था। तब से उसका दिमाग खराब हो गया है। वो सबको ऐसे ही डराती रहती है। आप लोग उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कोई बात नहीं रामू काका, हम इन सब बातों को नहीं मानते। आइए साहब, अंदर आइए, मैंने सब साफ सफाई करवा दी है। वे अंदर दाखिल हुए। हवेली बाहर से जितनी शानदार लग रही थी, अंदर से उतनी ही भव्य थी। एक बड़ा सा हॉल, ऊंची छतें, फर्नीचर पुराना था लेकिन सागौन की लकड़ी का बना हुआ, जिस पर बारीक नक्काशी थी। रात घिराई थी। चारों ओर झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी, जो शहर में कभी सुनाई नहीं देती थी। खाना खाकर दिन भर की थकान से चूर वे जल्दी ही अपने बेडरूम में सोने चले गए। उन्होंने नीचे की मंजिल का सबसे बड़ा कमरा चुना था। कुणाल तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गया, लेकिन तमन्ना को नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे उस बूढ़ी औरत शांति काकी की बातों के बारे में सोच रही थी। उसे हमेशा के लिए रख लेता है। उसने खुद को समझाया कि यह सब बकवास है और आंखें बंद कर ली। आधी रात के करीब जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था, तमन्ना की नींद एक हल्की सी आवाज से टूटी। किसी के सिसकने की आवाज। पहले तो उसे लगा कि ये हवा की आवाज है या शायद कोई जानवर है, लेकिन आवाज और साफ होती गई। ये किसी औरत के रोने की आवाज थी, दबी दबी, जैसे कोई अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आवाज घर के बाहर बगीचे की तरफ से आ रही थी। कौन हो सकता है इस वक्त बाहर? शायद कोई जानवर तकलीफ न हो। वो धीरे से बिस्तर से उतरी ताकि कुणाल की नींद खराब न हो और हॉल में आ गई। रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी, जो मुख्य दरवाजे की ओर से आ रही थी। वो अभी हॉल के बीच में ही पहुंची थी कि अचानक उसके पीछे सीढ़ियों की तरफ से एक सरसराहट हुई। इससे पहले कि वह पलट कर देख पाती, एक काला धुंधला साया बिजली की तेजी से उसके पीछे से गुजरकर मुख्य दरवाजे के आर पार निकल गया। वह एक पल के लिए जम सी गई। वह साया इतना तेज था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाई, लेकिन उसे एक बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने बर्फ का एक टुकड़ा उसकी पीठ पर रख दिया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाहर से आ रही रोने की आवाज अचानक बंद हो गई थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दी गई। वो उलटे पांव अपने कमरे में वापस आई और दरवाजा बंद कर लिया।
उसने कांपते हुए खुद को चादर में लपेट लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। वो क्या था? कोई चोर या कुछ और? सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तब जाकर उसकी जान में जान आई। कुणाल उठा और उसे जगा हुआ देखकर हैरान हुआ। गुड मॉर्निंग, तुम इतनी जल्दी उठ गई? तमन्ना ने उसे रात की पूरी घटना बताई। रोने की आवाज, उसका बाहर जाना और वो काला साया। कुणाल ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसने कहा, तमन्ना, मुझे लगता है ये तुम्हारा वहम है। हम कल ही यहाँ आए हैं और उस बूढ़ी औरत ने तुम्हारे दिमाग में अजीब बातें भर दी हैं। तुमने शायद कोई परछाई देखी होगी और डर गई होगी, और रोने की आवाज हो सकता है कोई सियार हो। नहीं कुणाल, वो किसी इंसान की परछाई नहीं थी। वो कुछ और था, और वो आवाज किसी औरत की ही थी। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक हम दोबारा कुछ अजीब महसूस ना करें, तब तक इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। हम यहाँ शांति के लिए आए हैं, डरने के लिए नहीं। तमन्ना चुप हो गई। वह जानती थी कि कुणाल आसानी से इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसने भी कोशिश की कि वह उस बात को भूल जाए। शायद कुणाल सही कह रहा हो, शायद यह सब सिर्फ उसका वहम था। दूसरी रात खाना खाने के बाद तमन्ना को नींद आने लगी तो वह सोने चली गई। कुणाल को अपने क्लाइंट को कुछ जरूरी फाइलें भेजनी थी, इसलिए वह लैपटॉप लेकर हॉल में ही बैठ गया। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। घर में पूरी शांति थी। बस कीबोर्ड पर कुणाल की उंगलियों की टक टक की आवाज आ रही थी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी के पायल की आवाज। उसने टाइप करना बंद कर दिया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। शायद तमन्ना जाग गई होगी, उसने सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि तमन्ना ने तो पायल पहनी ही नहीं है। उसने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की और दोबारा काम में लग गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आवाज फिर से आई, इस बार और ज्यादा पास से, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। आवाज बहुत साफ और मधुर थी। कुणाल का तर्कवादी दिमाग अब भी उसे समझा रहा था कि यह कोई बाहरी आवाज होगी। उसने लैपटॉप बंद किया और उठकर देखने गया। हॉल खाली था। उसने मुख्य दरवाजा चेक किया, वह अंदर से बंद था। उसने ऊपर जाकर देखा, तमन्ना अपने कमरे में सो रही थी। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर अपने काम में लग गया। करीब आधे घंटे बाद, जब वह अपना काम खत्म करने ही वाला था, वही आवाज फिर आई। इस बार एकदम साफ, उसके ठीक पीछे से, जैसे कोई हॉल के दूसरे छोर से चलकर उसकी ओर आ रहा हो। कुणाल की पीठ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। हॉल के अंधेरे कोने में, जहां चांद की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, उसे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। एक औरत। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन कुणाल को उसकी लंबी खुली जुल्फें दिखाई दे रही थी। वह बस वहां खड़ी थी, बिना हिले डुले। कुणाल का दिल उसके मुंह को आ गया। वह अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पाया, बस उसे घूरता रहा। कौन है ये? इस वक्त घर के अंदर कैसे आई? उसने हिम्मत करके पूछा। कौन हो तुम? जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, वह आकृति हवा में खुलने लगी जैसे कोई धुआं हो, और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से गायब हो गई। कुणाल कुछ देर तक उसी जगह को घूरता रहा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। यह उसका वहम नहीं हो सकता था। उसने अपनी आंखों से देखा था। वो लगभग भागता हुआ अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने लाइट जला दी। तमन्ना नींद में थी। उस घर में वाकई कुछ गड़बड़ थी। उसने सोचा कि क्या उसे यह बात तमन्ना को बतानी चाहिए, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। वो पहले से ही डरी हुई है। ये सुनकर तो
वो और भी ज्यादा डर जाएगी। उसने फैसला किया कि वो इस बारे में कल सुबह रामू से बात करेगा। सुबह उसने तमन्ना से कुछ नहीं कहा। वह बहाना बनाकर रामू से मिलने चला गया। रामू काका, इस घर में पहले कौन रहता था? क्यों साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। साहब, ये घर सेठ हरनाम सिंह का था। बड़े जमींदार थे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने इसे बेच दिया। तब से ये खाली ही पड़ा था। आप लोग ही इतने सालों बाद इसमें रहने आए हैं। क्या यहाँ कभी कोई अजीब घटना हुई है? नहीं नहीं तो साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। रामू के चेहरे से साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है और कुछ छिपा रहा है। कुणाल समझ गया कि रामू उसे कुछ नहीं बताएगा। वो निराश होकर वापस आ गया। उसे अब खुद ही इस रहस्य का पता लगाना था। उस दिन कुणाल थोड़ा बेचैन रहा। वो बार बार उस रात की घटना के बारे में सोच रहा था। तमन्ना ने उसकी बेचैनी को भांप लिया, लेकिन कुणाल ने काम के तनाव का बहाना बनाकर बात टाल दी। रात के करीब 1 बजे तमन्ना की नींद प्यास से खुली। वह पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि कुणाल गहरी नींद में सो रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकली और रसोई की ओर चल दी। रसोई हॉल के दूसरी तरफ थी। वह पानी पीने के लिए फ्रिज की ओर बढ़ी। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कुणाल जाग गया है। वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी, तुम भी जाग गए? लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। वहां कुणाल ही खड़ा था, लेकिन वह कुणाल नहीं था। उसका चेहरा वह भयानक रूप से विकृत था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके होठों पर एक क्रूर अमानवीय मुस्कान फैली हुई थी, जो उसके कानों तक जा रही थी। उसका पूरा चेहरा पीला और निर्जीव लग रहा था, जैसे किसी लाश का हो। तमन्ना की सांसें अटक गईं। वह 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी, बस उस डरावने चेहरे को देख रही थी। और अगले ही पल वो आकृति एक झटके के साथ गायब हो गई, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। तमन्ना का दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ सेकंड बाद जब उसे होश आया तो उसके गले से एक गगनभेदी चीख निकली। उसकी चीख सुनकर कुणाल हड़बड़ाकर नींद से उठा और दौड़ता हुआ उसके पास आया। तमन्ना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम तमन्ना सिर्फ इतना ही बोल पा रही थी। वह अपनी उंगली से उस खाली जगह की ओर इशारा कर रही थी। क्या हुआ तमन्ना, बताओ मुझे। मैंने अभी तुम्हें देखा, लेकिन तुम्हारा चेहरा, हे भगवान, वो बहुत डरावना था। तुम्हारी आंखें। कुणाल सब समझ गया। जो कुछ भी इस घर में है वह अब और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वह अब सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करा रहा, बल्कि उनके रूप धरकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। उसने तमन्ना को समझाया बुझाया और किसी तरह वापस कमरे में ले जाकर सुला दिया, लेकिन कुणाल को अब पता चल चुका था कि यह घर उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने ठान लिया, अगली रात वह सोएगा नहीं, वह जागेगा और इस रहस्य की तह तक जाएगा। चौथी रात कुणाल के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। उसने तमन्ना को नींद की एक हल्की गोली दे दी थी, ताकि वो आराम से सो सके और किसी भी आहट से परेशान न हो। उसने हॉल की एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर अपना ठिकाना बनाया, जहां से पूरे हॉल और सीढ़ियों पर नजर रखी जा सकती थी। कुणाल की आंखें भारी हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर आहट पर कान लगाए बैठा था। करीब 1:30 बजे वो आवाज फिर से आई। पायल की वही मधुर लेकिन अब डरावनी लगने वाली आवाज वह ऊपर की मंजिल से आ रही थी। कुणाल धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वह सीढ़ियों के नीचे
अंधेरे में छिप गया। पायल की आवाज और करीब आती गई और फिर उसने उसे देखा, लेकिन उसने कुणाल की तरफ नहीं देखा। वह मुड़ी और ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाले गलियारे के अंत में बने एक दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। औरत उस दरवाजे के पास पहुंची, लेकिन वह रुकी नहीं। वह चलती रही और किसी धुंध की तरह उस बंद दरवाजे के आर पार निकलकर अंदर चली गई। कुणाल को अब एक मकसद मिल गया था। उस कमरे में कुछ तो था। सारे जवाब उसी बंद दरवाजे के पीछे छिपे थे। अगली सुबह उसने सबसे पहले रामू को फोन किया। रामू काका, आप तुरंत हवेली आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। जब रामू आया तो कुणाल उसे सीधे उस कमरे के पास ले गया। मुझे इस कमरे की चाबी चाहिए। रामू का चेहरा देखते ही पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। नहीं नहीं साहब, वो कमरा वो सालों से बंद है, उसे मत खुलवाइए। क्यों? क्या है उस कमरे में? कुछ नहीं है साहब, बस पुराना कबाड़ भरा है। सेठ जी ने मना किया था कि इस कमरे को कभी नहीं खोलना। सेठ जी तो अब नहीं रहे रामू काका। मैं इस घर का मालिक हूँ और मुझे ये कमरा खोलना है। आप चाबी दे रहे हैं या मैं ताला तोड़वा दूं? कुणाल की आवाज में अब सख्ती थी। रामू कुछ देर तक कांपता रहा, फिर उसने हार मान ली। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात मानिए, ये अच्छा नहीं होगा। इस घर की शांति इसी कमरे के बंद रहने में है। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली और कुणाल को दे दी। ये लीजिए, लेकिन साहब मैं आपके साथ अंदर नहीं आऊंगा और जो भी हो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यह कहकर रामू लगभग भागता हुआ वहां से चला गया। कुणाल ने तमन्ना को बुलाया। उसने उसे रात की सारी बात बताई। तमन्ना की आंखें डर से फटी रह गईं। अब तुम मानते हो ना कि मैं सच कह रही थी? मैं माफी चाहता हूँ तमन्ना, मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। लेकिन अब हम इस चीज का सामना एक साथ करेंगे। सारे जवाब इस दरवाजे के पीछे है। दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी। कुणाल ने ताला खोला और उन्होंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। कुणाल ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा वह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा था। वह एक बेडरूम था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर लगे वॉलपेपर जगह जगह से उखड़कर लटक रहे थे। और फिर तमन्ना की नजर फर्श पर पड़ी। पलंग के पास फर्श की लकड़ी पर एक बहुत बड़ा गहरा काला धब्बा था। ये क्या रे? खून का दाग, बहुत पुराना खून का दाग। उन्हें अब यकीन हो गया था कि इस कमरे में किसी का कत्ल हुआ था। और फिर कमरे का दरवाजा एक जोरदार हवा के झोंके से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। तभी उन्हें वह आवाज सुनाई दी, किसी के हंसने की आवाज। एक औरत की धीमी खनकती हुई हंसी, जो एक क्रूर शैतानी हंसी थी। कौन है? कुणाल ने कांपती हुई आवाज में चीख कर पूछा। हंसी अचानक बंद हो गई। एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। और फिर एक आकृति धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकली। उसका शरीर एक औरत का था, लेकिन वह इतना भयानक था, दोनों डर के मारे जम गए। तुमने मेरा कमरा खोल दिया। मैं कब से इंतजार कर रही थी नए दोस्तों का। मैं इस घर की भूख हूं और तुम दोनों मेरा नया भोजन हो। वो हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। कुणाल और तमन्ना चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे। उन्होंने दरवाजे को पीटा, उसे धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो जैसे पत्थर का बन गया था। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। ये घर और ये कमरा अब तुम्हारा भी है, हमेशा के लिए। वो आत्मा उनके ठीक पीछे फुसफुसाई। उसकी बर्फीली सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। कुणाल ने आखिरी बार हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उस आत्मा का भयानक
मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में ही दब कर रह गई। शांति काकी जो दूर खड़ी हवेली की दिशा में देखकर मुस्कुराई। उसकी भविष्यवाणी एक बार फिर सच हुई थी।